नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद शर्मा दीपचंद एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आरपीएससी के द्वारा जो विगत भर्ती परीक्षाओं में जो टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उनका अपन एक सॉल्यूशन सीरीज लाएंगे और टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो आरपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। इस टॉपिक से विगत भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, आज उनका हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड केसल के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है लुकास पेशियोली द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बोटली बॉय द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है विलियम पिक्सल के द्वारा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके अपने अनुसार इस प्रश्न को सोल्व भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रथम बार प्रतिपादन लुकास पेशियोली के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सेकंड है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1494 में अर्थात 15वीं शताब्दी में लुकास पेशियोली के द्वारा डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स नामक की एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि लैटिन भाषा में थी। दोस्तों, डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक में लुकास पेशियोली ने सर्वप्रथम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को बताया था। इस कारण दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का फर्स्ट टाइम प्रतिपादन करने के कारण लुकास पेशियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड केसल के द्वारा, इन महाशय ने क्या किया था, लुकास पेशियोली के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, वो लैटिन भाषा में थी। तो ह्यूज ओल्ड केसल ने 1543 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बार पूछा जाता है कि डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ह्यूज ओल्ड केसल होगा। इसी प्रकार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा और सारांश, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक लेखा, सारांश, वर्गीकरण, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश और फोर्थ ऑप्शन है सारांश, प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। देखो दोस्तों, लेखांकन चक्र की एक प्री डिफाइंड सीरीज होती है जिसके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली में कोई भी लेन देन होता है उसको पहले उस लेन देन की पहचान की जाती है कि ये व्यवसाय से संबंधित है या नहीं है। फिर सेकंड, उसका मुद्रा में मापांकन किया जाता है कि जो लेन देन हुआ है या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई घटना घटित हुई है वो मुद्रा में मापी जा सकती है या नहीं। थर्ड ऑप्शन है कि फिर मुद्रा में मापने के बाद में उसका प्रारंभिक लेखा किया जाता है, जो जनरल एंट्रीज के माध्यम से या सब्सिडरी बुक्स के माध्यम से किया जाता है। फिर उसके बाद में उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेजर में उसके डिफरेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। उसके बाद में उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसका समराइजिंग किया जाता है, जो कि ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, पीएनएल अकाउंट के माध्यम से और बैलेंस शीट के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में उसका विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है और उसके बाद में उसके संप्रेषण किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, लेखांकन चक्र की एक निश्चित सीरीज चलती है। तो इस प्रश्न में इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें बताया गया है कि पहले प्रारंभिक लेखा होगा, फिर उसका वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन होगा लेजर के माध्यम से और फिर उसका सारांश कंक्लूजन निकाला जाएगा, समरी होगी, मतलब ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के आधार में
आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय अर्थात ये प्रश्न पूछना चाहता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से लेखांकन मान्यताएं कौन सी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेकंड ऑप्शन है एक रूपता की अवधारणा, थर्ड ऑप्शन है निरंतरता की अवधारणा और फोर्थ ऑप्शन है उपार्जन की अवधारणा। दोस्तों आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि दोस्तों इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चारों ऑप्शन ही सही हैं। जो पृथक अस्तित्व है, एक रूपता की अवधारणा है, निरंतरता की अवधारणा है, उपार्जन की अवधारणा है। दोस्तों ये चारों ही एजम्पशन है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एजम्पशन के अंतर्गत न आता हो। तो इसलिए आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, एक टेलीफोन बिल भुगतान को अभिलेखित करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले इस प्रश्न की जनरल एंट्री करके देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आरपीएससी के द्वारा जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें आरपीएससी कभी फर्स्ट ऑप्शन में जो मतलब अकाउंट का नाम है उसको तो सही लिख देती है, लेकिन जो नाम और जमा अर्थात डेबिट क्रेडिट होता है उनको उल्टा सीधा करके लिख देती है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो आपको इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी पर्सन है उसकी एक बार एंट्री करके देख लेनी है। तो इसमें बताया गया है कि एक टेलीफोन बिल भुगतान को अभिलेखित करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी, अर्थात टेलीफोन बिल का भुगतान किया गया है जिसकी आपको लेखांकन प्रविष्टि करके बतानी है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो दोस्तों, टू में क्या करना है कि कैश है या बैंक है। तो दोस्तों जब कोई भी सूचना न दे रखी हो तो इसको कैश माना जाता है। अभी यहाँ पे ये दे रखा होता कि बैंक के माध्यम से किया गया है भुगतान या चेक के बारे में बताया गया होता तो कैश की जगह बैंक आता। तो इसकी एंट्री हुई टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखिए इसके थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फोर्थ में बताया गया है ये चीज़, नगद खाते को जमा किया गया है और टेलीफोन व्यय को नाम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बताया गया है स्वामी के दोस्त मोहन से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी। दोस्तों ये भी अभी पिछले प्रश्न की तरह ही सेम प्रश्न है। इसमें भी ऐसे प्रश्न में आपको पहले इसकी जनरल एंट्री पास करके देखनी है। इसमें देखो दोस्तों, स्वामी के दोस्त जो ओनर है उसका एक दोस्त है मोहन से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या करनी होगी। तो दोस्तों इसकी जनरल एंट्री होगी दोस्तों मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसमें दोस्तों ऑप्शन में सभी ऑप्शनों में कैश दिया गया है तो अपन कैश को कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, जिसमें बताया गया है मोहन नगद खाते को जमा और मोहन के ऋण खाते को नाम किया गया है। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली विकसित की गई थी किसके द्वारा, इसके द्वारा। अर्थात इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टीवेंस के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है विल्सन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है ल्यूका पेसियोली के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है चर्चिल के द्वारा। तो दोस्तों अभी
अपन पीछे एक पर्सन करके आए थे, उसमें लुकास पेसियोली के बारे में अपन ने बात की थी। तो बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली को विकसित करने का श्रेय लुकास पेसियोली के जाता है। और लुकास पेसियोली ने सन 1494 में 15वीं शताब्दी में डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक लैटिन भाषा में थी। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, इसलिए लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों लुकास पेसियोली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पूर्वदत्त किराया क्या है? प्रीपेड रेंट अकाउंट इज। दोस्तों इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाममात्र का खाता। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाते दोहरा लेखा प्रणाली में 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र का खाता। दोस्तों जो व्यक्तिगत प्रकार का खाता होता है वो 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें जैसे राम, श्याम, मोहन जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनके अकाउंट कवर किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें जैसे जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जैसे LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, VMOU कोटा, इन सब के अकाउंट कवर किए जाते हैं। और जो थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें दोस्तों ऐसे खाते हैं जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कवर किया जाता है। जैसे कि बकाया किराया खाता। तो बकाया किराया खाता मकान के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बकाया किराया खाता एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल व्यक्तिगत खाता आंसर में है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत खाता ही आंसर मानेंगे। यदि इस प्रश्न में व्यक्तिगत खाता भी होता और किसी अन्य ऑप्शन में प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता भी ऑप्शन में होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते की होती। दोस्त इस प्रकार ये अपना प्रश्न सोल्व हो जाता है और पूर्वदत्त किराया खाता एक व्यक्तिगत खाता है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? दोस्तों ऐसा ही सेम प्रश्न अभी पीछे भी सोल्व किया गया था, जिसमें लेखांकन प्रक्रिया के जो चरण हैं उनके बारे में बताया गया था। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है अभिलेखन, वर्गीकरण, निर्वचन और संक्षिप्तीकरण। सेकंड ऑप्शन है अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, निर्वचन। थर्ड ऑप्शन है अभिलेखन, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण और निर्वचन। फोर्थ ऑप्शन है निर्वचन, अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो कोई भी दोहरा लेखा प्रणाली में कोई भी लेन देन होता है, उसका फर्स्ट पहले रिकॉर्डिंग होती है उसकी, फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजिंग होती है और फिर इंटरप्रेटिंग की चरण आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड होता है। देखो दोस्तों किसी भी लेन देन को रिकॉर्डिंग जनरल और सब्सिडरी बुक्स के माध्यम से किया जाता है और फिर उसको क्लासिफिकेशन लेजर के माध्यम से डिफरेंट अकाउंट ओपन करके किया जाता है। फिर समराइजिंग की प्रक्रिया जो होती है वो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के माध्यम से किया जाता है और फिर उसका इंटरप्रेटिंग होता है, अर्थात उसका व्याख्या होती है कि जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं वो व्यवसाय की कैसी स्थिति प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अवधारणा के अंतर्गत
एक व्यवसाय का स्वामी उसका लेनदार माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन द्विपक्ष अवधारणा, सेकंड ऑप्शन पृथक अस्तित्व की अवधारणा, थर्ड ऑप्शन लागत की अवधारणा और फोर्थ ऑप्शन चालू व्यवसाय की अवधारणा। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसमें व्यवसाय के स्वामी को उसका लेनदार माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। दोस्तों, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत स्वामी और व्यवसाय को अलग अलग माना जाता है। स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। स्वामी की पूंजी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष अर्थात लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। स्वामी यदि अपने निजी व्यय व्यवसाय से चुकाता है तो उसको इन निजी व्ययों को चुकाए गए जो भी पेमेंट होता है उसको आहरण माना जाता है, और जो आहरण किया जाता है उस पे स्वामी से ब्याज लिया जाता है। तो इस प्रकार स्वामी और व्यवसाय को अलग अलग माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गोपाल व्यवसाय का स्वामी है, उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने की लेखांकन प्रविष्टि होगी। देखो दोस्तों, जो पीछे आपने क्वेश्चन सोल्व किया था सेम उसी प्रकार का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गोपाल एक व्यक्ति है जो व्यवसाय का स्वामी है, उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकाली जाती है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? दोस्तों, इसकी जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला है इसने, जैसे माल लिया होगा तो परचेज होगा, कोई संपत्ति ली है तो टू असेट्स होगा, और यदि नगद में धन लिया है तो टू कैश होगा। तो देखो चारों ऑप्शन में दोस्तों कैश दिया गया है, कहीं पे भी और किसी ऑप्शन का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे टू कैश हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ड्राइंग को डेबिट किया गया है और कैश को क्रेडिट किया गया है? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड में बताया गया है आहरण खाते को नाम अर्थात डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और रोकड़ खाते को जमा अर्थात कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और आज की सीरीज़ का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्रोत प्रमाण प्रलेख, ऑप्शन सेकंड सहायक प्रमाण प्रलेख, ऑप्शन थर्ड द्वितीय प्रमाण प्रलेख, और ऑप्शन फोर्थ प्रमाणक। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्रोत प्रमाण प्रलेख सोर्स डॉक्यूमेंट पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों की सत्यता के लिए लिखित प्रमाण के रूप में होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे व्यवसाय में जो भी लेन देन किए जाते हैं उनकी सत्यता को प्रकट करने के लिए एक लिखित प्रमाण के रूप में काम करते हैं। ये दोस्तों लगभग 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें इनवॉइस या बिल, कैश मेमो, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक और पे इन स्लिप। जो कि पे इन स्लिप का मतलब है जो बैंक में जिस टाइम रुपए जमा कराते हैं अपन नगद में, तो जो बैंक के द्वारा अपने को स्लिप प्रोवाइड करवाई जाती है उसको पे इन स्लिप कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जमा की चिट्ठी अर्थात डेबिट नोट और नाम की चिट्ठी अर्थात क्रेडिट नोट, इन दोनों को सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो कि व्यवसाय में हुई लेन देनों की सत्यता को प्रकट करने का एक लिखित प्रमाण होता है। तो दोस्तों, आज की जो सीरीज़ थी उसका लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। जल्द ही हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के जो विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको लेकर
आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको आज की टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।